घर में नहीं है। बाबा, जब एक दफा कह दिया कि घर में नहीं है तो क्यों तंग करते हो? हाँ हाँ जी। आपने ट्रेन में मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आप अपने रिश्तेदार से नहीं बल्कि सगे भाई से मिलने यहाँ आ रही हैं? भाई और चाचा क्या रिश्तेदार नहीं होते? वाह, अच्छा जवाब दिया आपने। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मुझे यहाँ देखकर आप इस तरह घबरा क्यों रही हैं? जी नहीं तो। ट्रेन में भी आप इसी तरह घबरा रही थी। इन हालात में हम मिल रहे हैं इसका मुझे अफसोस है। मुझे आपसे हमदर्दी भी है, लेकिन अपने फर्ज के सामने मैं मजबूर हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि आपके भाई ने यहाँ के मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन रजनी जी, गुनाह आखिर गुनाह ही होता है। नहीं नहीं, मेरे भैया पर कोई इल्जाम मत लगाइए। वो निर्दोष हैं। उन्होंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो तो अरे रमणीश जी, आप यहाँ? तुम्हें तो घर से न निकलने का हुक्म हुआ था। तो क्या आप मुझे गिरफ्तार करेंगे? नहीं, मैं तो इनके भाई साहब को मिलने आए हैं। हाँ। रजनी, जब मैंने सुना कि तुम आई हो तो मैं दौड़ी चली आई तुम्हारे पास। यह है देशपुर मिल के मालिक की नाते। इन्हीं के वजह से आपके भाई साहब को ये मिल चलाने का अधिकार मिला है। ये मेरे बहन के समान है। इनका शुभ नाम है अनुपमा। अच्छा, भैया आपके बारे में सारी रात बातें करते रहे। अनु दीदी, अब हम तुम बातें करेंगे। लेकिन आपको विनोद से क्या काम है? मामला कुछ ऐसा है, विनोद के बारे में मुझे पूरी जानकारी हासिल करके कोई ठोस कदम उठाना है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं कि यहाँ के लोग विनोद को देवता मानते हैं। अगर किसी ने उन पर उंगली भी उठाई तो लोग मारने मरने पर तैयार हो जाएंगे, मिल बंद हो जाएगी और दिनेश अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इन सब बातों से मेरा क्या वास्ता है अनु? अगर वास्ता नहीं तो बताइए उसने क्या किया है? चोरी की है, डाका डाला है, किसी का खून किया है? विनोद के बारे में तुम्हारी सच्ची भावनाओं का आज मुझे पता चला। दरअसल कल रात विनोद और अजीत मस्तान में मारपीट हुई। दिनेश ने रिपोर्ट लिखाई और भैया ने जो कुछ किया ठीक किया है। वो बदमाश मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। वाह, आपका जवाब नहीं। चोर चिल्लाया चोर चोर, और आप उसे छोड़कर साहूकार को गिरफ्तार करने चले आए। गिरफ्तार किया तो नहीं। आप आ गई? मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, क्यों? क्या मैं पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूं कि आप कहां तशरीफ ले गई थी? ये आप किस हैसियत से पूछ रहे हैं? लाला जी ने कहा था कि आप मजदूरों की बस्ती में नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा था और मैंने सुन लिया था। आप दखल देने वाले कौन? लाला जी की इज्जत की जिम्मेदारी मुझ पर है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे उन्हें कोई तकलीफ हो या कोई आप पर उंगली उठाए। अफसोस मिस्टर दिनेश कि जो जिम्मेदारी आपको दी जाती है आप उसमें कामयाब नहीं हो पाती। मिल आपके सुपुर्द की गई, वहां नुकसान हुआ। मुझ पर निगाह रखने का काम सौंपा गया तो नाना जी की इज्जत का सवाल उठ बैठा। अनु जी, आप मेरा अपमान कर रही हैं। अपमान उसका होता है मिस्टर दिनेश जिसका कोई सम्मान हो। आप जा सकते हैं। लाला जी, अनु जी वापस आ गई। वापस आ गई? जी। तो क्या वो घर से बाहर गई थी? जी हाँ। कहाँ? मैंने ये पूछा तो मुझसे कहने लगी, आप कौन होते हैं पूछने वाले। उन्होंने तो मुझे इस घर से निकल जाने तक के लिए कहा, लेकिन मैं आपके लिए अपना फर्ज कैसे भूल सकता हूँ। वो विनोद से मिलने के लिए गई थी। इस लड़की के तो पर निकल आए। बुलवाओ उसे। बुलाकर डांटने या समझाने से कोई फायदा नहीं लाला जी। वो विनोद की शय पे काफी आगे जा चुकी हैं। उन्हें अपने भले या बुरे का कोई ज्ञान नहीं। मैं इस विनोद का खून करवा दूंगा, खून। लाला जी, आज 20 साल पहले का जमाना नहीं रहा। जल्दबाजी और जोश में सब कुछ चौपट हो सकता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक सलाह दूं। क्या?
अनु, मैंने फैसला किया है, जल्द ही तुम्हारी शादी कर। लड़का भी घर में मौजूद है। दिनेश। ये कभी नहीं हो सकता नाना जी। क्या तुम मेरे फैसले से इनकार करती हो? जी, इसलिए कि ये आपकी नहीं, मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर मैं हुक्म दूं तो मैं आपका ये हुक्म मानने से इनकार करती हूँ। खामोश रहो। ये तुम नहीं, तुम्हारी आवाज में विनोद की जलालत बोल रही है। ये जलालत नहीं, हकीकत है, जो मुझे विनोद से नहीं बल्कि अपनी माँ की भटकती हुई आत्मा से मिली है। मेरी माँ, जो आपकी बेटी थी, जिसके लिए आपके दिल में कोई हमदर्दी नहीं थी, कोई प्यार नहीं था, जो आपके जुल्म का शिकार बन गई और जिनकी मौत की जिम्मेदारी आप पर है। अनु, तुम मुझ पर बहुत बुरा इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम तो ये भी है कि आपने मेरे पिता का खून कराने की कोशिश की। आप समझे कि वो पागल हो गए, मर गए, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि वो जिंदा है और सही सलामत है। क्या? हाँ, और जब मुझे ये सब मालूम हुआ तो मेरा दिल नफरत से भर गया। मैं आपको माफ न कर सकी, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ रही, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद आप संभल जाएंगे, बदल जाएंगे और मैं अपनी माँ के अरमान पूरे कर सकूंगी। तो तुम्हारे दिमाग में विनोद ने ही नहीं बल्कि विशाल ने भी जहर भर दिया है। जहर भरा है आपके दिमाग में दिनेश ने, मेरे खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ। मैं सोचती थी कि मालिक और मजदूर फिर एक हो जाएंगे। मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मजदूरों को मिलती थी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम उन लोगों से मिलकर मेरे ही खिलाफ साजिश करो। याद रखो, मिल पर आज भी मेरा कानूनी हक है। अगर तुम पास ना आए तो तुम्हारा मेरे से कोई वास्ता नहीं रहेगा और मैं तुम्हें अपनी दौलत से बेदखल कर दूं। आप भी याद रखिए कि मैं एक मजदूर बाप और हमदर्द माँ की बेटी हूँ, गरीबों के खून से बनी हुई हूँ। ठोकर मारती हूँ आपकी दौलत को। इस दौलत को आप ही ओढ़िए और बिछाइए ताकि ये दुनिया याद रखे, अच्छी तरह याद रखे कि दौलत के नशे में आप अंधे हो गए थे, बेरहम हो गए थे, जालिम हो गए थे, खुदगर्ज हो गए थे। मैं जा रही हूँ नाना जी, हमेशा के लिए। तुम यहाँ? हाँ, आज मैं नाना जी का घर छोड़ कर आई हूँ। क्या कह रही हो तुम? पिताजी ने कहा था और आपने समझाया था कि मैं वहीं रहूं, उनका सहारा बनकर, और उनके उसूल बदलने की कोशिश करूं। लेकिन वो दिनेश के जाल में इस तरह फंस गए हैं कि ना उन पर सच्चाई का असर होता है, ना ईमानदारी का, और ना ही प्यार ममता का। वो आपको और मजदूरों को दिए हुए वचन भूलकर सिर्फ एक धनवान की तरह हुक्म चलाना चाहते हैं, हुक्म जिस पर अमल किया जाए। कि नानू, तुम्हारी मुखालफत का जवाब देने के लिए वो कोई भी तरीका इख्तियार कर सकते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हारे पास रहूंगी। ठीक है अनु, लेकिन मैं एक अजीब उलझन में फंसा हुआ हूँ। उलझन? हाँ, मैंने कई बार तुमसे कहना चाहा, मुझ में हिम्मत नहीं हुई। तो अब कह दो। अनु, मैं एक अभागा इंसान हूँ। तुम्हारी हमदर्दी ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। तुम्हारा प्यार मुझे जिंदगी में सब कुछ दे सकता है, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती विनोद। है क्या? कानून। कानून? मैं बालिग हूँ, मुझे नाना जी का एक पैसा नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारा भविष्य बिगड़े। भविष्य तुम्हारी वजह से बिगड़ेगा नहीं, बनेगा विनोद। तुम नहीं समझ रही अनु, कानून की नजरों में मैं एक फरार मुजरिम हूँ। मुजरिम? हाँ, मुझ पर खून का इल्जाम है। एक ऐसे आदमी के खून का इल्जाम जिसने मेरी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश की। वो इंसान नहीं, हैवान था। मैंने रज्जो से सब कुछ सुन लिया। हाँ अनु दीदी, पिस्तौल की गोली अनजाने में चली थी। वो कमीना भैया को मारने की कोशिश में खुद मरा और इल्जाम इन पर लगा। मैंने अपील भी की थी, लेकिन जब मुझे पता चला रज्जो घर से चली गई, तब मैं एक डाकू की मदद से जेल से फरार हो गया। उस रात ट्रेन में जब तुमसे मिला
तब भी मैं इसी की तलाश में भटक रहा था। लाला जी, अन्नू जी वापस नहीं आएंगी और मिल भी हमारे हाथ से गई। रणवीर को बुलाओ। अन्नू के भगाने के इल्जाम में विनोद और विशाल को गिरफ्तार किया जाए। अन्नू जी अपनी मर्जी से गई हैं और वो बालिग हैं। तो फिर मिल बंद कर दो। जब लोग भूखों मरेंगे तो पता चल जाएगा। लाला जी, मिल हमने मजदूरों को बाकायदा एग्रीमेंट करके दी है, इसीलिए हम विनोद के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ओह, मैंने बिना सोचे समझे अन्नू की उस वक्त बात मान ली। अब क्या होगा? मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। वो क्या? अगर आप इजाजत दें तो बारूद लगाकर मिल को उड़ा दिया जाए। ये क्या बक रहे हो? यही एक तरीका है लाला जी। एक तीर और दो निशाने। मिल का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी दे देगी और मैं ऐसे गवाह तैयार कर लूंगा जिससे यह साबित हो जाएगा कि विनोद और विशाल ने मिल में आग लगाई है। आपके एक इशारे पर रणवीर उन्हें गिरफ्तार कर लेगा और फिर अन्नू जी को लाचार होकर आपके पास आना पड़ेगा। अजीत जी, इसे गौर से देखो। ये मिल का नक्शा है। यहाँ डायनामाइट लगाकर हम मिल को उड़ा सकते हैं और उसके बाद विनोद और उसके साथियों को आसानी से कानून की जाल में फंसा सकते हैं। पिताजी, आप इस हवेली में फिर वही कहानी दोहराने जा रही हैं, लेकिन किसके लिए? कौन भोगेगा इस दौलत को? इतना याद रखिए, मेरी आत्मा उस वक्त तक भटकती रहेगी जब तक कि आप मेरी बेटी के साथ न्याय नहीं करेंगे। लाला जी, आप अपने झूठे अभिमान में अंधे हो रहे हैं। आपके जुल्म के कारण आपकी बेटी को बेमौत मरना पड़ा। आपने उसके पति का कत्ल करवाना था और अब आप अपनी मिल में आग लगाकर अपनी जिद पूरी करना चाहते हैं। सोचिए, इससे आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आप भी याद रखिए कि मैं एक मजदूर बाप और हमदर्द माँ की बेटी हूँ। गरीबों के खून से बनी हुई हूँ। ठोकर मारती हूँ आपकी दौलत को। इस दौलत को आप ही ओढ़िए और बिछाइए ताकि ये दुनिया याद रखे, अच्छी तरह याद रखे कि दौलत के नशे में आप बेरहम हो गए थे, जालिम हो गए थे, खुदगर्ज हो गए। वाह लाला जी, अपना ही घर फूंक कर तमाशा देखना चाहते हैं आप? बदले की आग ने आपको पागल बना दिया है, जो अच्छे बुरे की तमीज भी आपको नहीं रही। मिल आपकी है, शौक से आग लगा दीजिए, लेकिन इतना याद रखिए कि इस मिल की राख से जो धुआं उठेगा वो गरीब मजदूरों के बच्चों की आहें होंगी जो आपको कभी चैन की नींद नहीं सोने देंगी। हाँ दिनेश बाबू, मुझे पता लग चुका है। मैं अभी पुलिस को लेकर वहां पहुंचता हूँ। आप नहीं जानते इंस्पेक्टर साहब, बदला लेने के लिए आग विनोद ने लगाई। क्या कहा? बदमाशों ने कहां बारूद लगाया है? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा विनोद। अच्छा, तुम लोग आग पर काबू पाने की कोशिश करो और मैं इन बदमाशों से निपटता हूँ। नहीं, छोड़ दो चाचा।
मैं विशाल, विशाल मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया और तुमने मुझे इस वक्त बचा दिया। पुरानी बातें भूल जाओ लाला जी। विशाल मेरी चिंता ना करो, मिल को बचा लो, अपनी मिल को बचा लो विशाल। ये मिल हम सब लोगों की है लाला जी, हम इसे जरूर बचाएंगे। घबराए नहीं लाला जी, ये सब करतूत विनोद की है। मैं उसे अभी गिरफ्तार करता हूँ। नहीं नहीं रणधीर, विनोद बेगुनाह है। क्या? ये सब कसूर मेरा है। मैं दिनेश के बहकावे में आ गया, ये आग उसी ने लगाई। दादाजी मुझे माफ कर दीजिए। रणधीर, इस कमबख्त को गिरफ्तार। दिनेश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ले जाओ इसे, ले जाओ। पहले तुमने मजदूरों को नई जिंदगी दी और आज तुमने मील की रक्षा की। तुम्हारे लिए तो बड़े से बड़ा इनाम भी थोड़ा है बेटा। विनोद भैया की, विनोद भैया की, विनोद भैया की। चाचा, मेरा इनाम तो इंस्पेक्टर साहब के पास है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूँ आपने सब कुछ जानते हुए भी मुझे इतना वक्त दिया कि मैं अपना फर्ज पूरा कर सकूं। लेकिन आज मुझे कोई चिंता नहीं, न मिल की, न अपने मजदूर भाइयों की और न अपनी बहन की। आपका अजीत हाजिर है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, जब बलदेव ने अजीत को अपनी पिस्तौल का निशाना बनाया तो अजीत ने उसका हाथ पकड़ लिया था। इसके बाद दोनों में काफी हाथापाई हुई और इस छीना झपटी में बलदेव अपनी पिस्तौल से खुद अपने ही हाथों मारा गया। न सिर्फ भाई बहन के प्यार की मिसाल अदालत के सामने मौजूद है, बल्कि एक ईमानदार
और दूसरों के लिए अपनी जान पर खेलने वाले अजीज से भी लोगों को नसीहत देनी चाहिए। मुकदमे के हालात और खास तौर पर गवाह मोती के बयान पर यकीन करते हुए मैं मुल्जिम अजीज सिंह को बलदेव सहाय के कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करता हूं। लेकिन जेल से भागने का जुर्म अजीज सिंह के खिलाफ साबित है, मगर मुल्जिम जो सजा पहले ही भुगत चुका है वो इंसाफ के मकसद को पूरा करती है, इसलिए मुल्जिम अजीज सिंह को रिहा किया जाए।